नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुजीत कुमार आज एक बहुत ही रिसेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूं। आप सभी ने सुन रखा होगा जीनोम एडिटिंग के बारे में या जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग और जीनोम एडिटिंग जब केमिस्ट्री के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल प्राइज दो महिला वैज्ञानिकों को मिला। ये आप फोटो देख रहे होंगे, जो दो महिला वैज्ञानिक हैं, ये इमैनुअल चार्पेंटर और जेनिफर डोडना। इन दोनों महिला वैज्ञानिकों ने बायोलॉजिकल रिसर्च में, बायोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अपना इन्वेंशन प्रस्तुत किया, जिसके लिए इनको 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। हालांकि इनका जो इन्वेंशन है वो 2012 में इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, और 2012 के बाद से आज तक इस फील्ड में, जीनोम एडिटिंग में, बहुत बड़ी क्रांति एक प्रकार से आप कह सकते हैं आई है। इसी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा व्हाट इज जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग है क्या? अगर मैं एग्रीकल्चर की फील्ड पर बात करूं, हालांकि जीनोम एडिटिंग आज मेडिकल के फील्ड में, एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, ओवरऑल चाहे ह्यूमन की बात करें, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो बायोलॉजिकल मैटर है, उसमें जीनोम को मैनिपुलेट करने के लिए, एडिट करने के लिए, उसमें जो डिफेक्ट्स आ गए हैं, डिफिशियंसी आ गई है, उनको एडिट करने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल बन गया है। तो इसलिए इसको एग्रीकल्चर से नहीं मान सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में इसकी अपार संभावनाएं हैं। तो अगर हम एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में चर्चा करूं तो न्यू ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी इसे कहा जा सकता है, विच इज ए फ्रंटियर ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी नाउअडेज। ये एक प्रकार का डीएनए को, ये जीनोम को एडिट करने का, मैनिपुलेट करने का ऐसा पोटेंशियल टूल है, जो या तो डीएनए के अंदर इंसर्ट करता है ये न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियोटाइड्स को, या डीएनए के पार्ट्स को कह लीजिए, या डिलीट कर सकता है, और या तो उसको मॉडिफाई करता है। तीनों प्रकार का एक्शन इससे जीनोम एडिटिंग के द्वारा किया जा सकता है। ये किस प्रकार से होता है आगे हम चर्चा करेंगे। एक बात मन में आ सकती है कि जीनोम एडिटिंग की बात करें, जो हमको जीनोम को मैनिपुलेट करना है, उसको चेंज करना है, तो ट्रांसजेनिक्स में भी बहुत समय से होता चला आ रहा है। ट्रांसजेनिक्स का भी बेसिक फंडामेंटल यही है कि हम जीनोम को अपने बेनिफिट के लिए विशेष ऑब्जेक्टिव से मैनिपुलेट करते हैं। तो उसे भिन्न कैसे? तो ये ट्रांसजीन से इंटायरली डिफरेंट है। अब इसके कौन कौन से एस्पेक्ट में डिफर करता है आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताना चाहें कि आखिर में जीनोम एडिटिंग की आवश्यकता क्या पड़ गई, जरूरत क्या पड़ गई। तो हमने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। मेन जो फोकस है वो नॉक डाउन इफेक्ट, जैसा कि जीनोम एडिटिंग एडिट करना है। जब हम कोई किताब लिखते हैं, कोई बुक लिखते हैं, तो उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती न चली जाए, फैक्ट्स एंड फिगर जाए, इसके लिए हम उसको प्रूफ रीड करते हैं। तो उसी प्रकार से इसको प्रूफ रीड किया जाता है, रीडिंग किया जाती है। अगर कोई डिफेक्ट आ गया है तो उसको एडिट करके सही किया जाता है। महत्वपूर्ण ये है। बाकी डिजीज में इसका महत्व है, जीन थेरेपी में इसकी वैल्यू है, टारगेट जीन को म्यूटेशन काज करने में है, डिफरेंट वैल्यूज हैं जिसको थ्योरेटिकल हमने लिख दिया है। इसमें दो पार्ट मुख्य रूप से होते हैं। जीनोम एडिटिंग के कई टूल की भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से टूल्स हैं, इसमें दो फेज होते हैं। पहला फेज आप देखेंगे तो सबसे पहला फेज है टू क्रिएट ए डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। जो आपका जीनोम है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसमें डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, ये देख रहे होंगे आप, ये डीएनए मॉलिक्यूल था, इसमें दोनों स्ट्रैंड में एक साथ ब्रेक हुआ है। ये सबसे पहला ये है। और दूसरा ये है कि आ, ये आपका जो रिपेयर मैकेनिज्म हमेशा नेचुरल तरीके से होता है, संपन्न होता है। तो जो रिपेयर है, ये दो प्रकार हो सकता है, या तो नॉन होमोलॉगस इंडिज्वाइनिंग, जो डीएनए होता है दोनों स्ट्रैंड में, जैसे एक सीढ़ी में बीच में डंडे लगे होते हैं, इस तरीके से होता है। अगर बीच से हम काटेंगे तो कई बार एक स्ट्रैंड बड़ा एक छोटा रह जाता है, यानी कि जो आपका इंड बन रहा है, ये ब्रेक होने के बाद में, कट होने के बाद में, उस ब्रेक में होमोलॉगी नहीं होती है। तो एक ये स्टेटस हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है
कि होमोलॉगी डायरेक्ट रिपेयर, जो ब्लंट, ये आप देख रहे होंगे, ये जो कट लगा है दोनों ब्लंटेड है, तो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ये आपका HDR टेक्नोलॉजी में आता है। तो दोनों प्रकार की मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है जो हम इसकी ज्वाइनिंग की बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रांसजीन में और जीनोम एडिटिंग क्या डिफरेंस है, इसके बीच में एक ट्रांजिशनल फीच के लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी भी आई हुई थी। अब ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या है और ट्रांसजेनिक क्या है, जीनोम एडिटिंग क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? मेजर मेजर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ट्रांसजीन में सबसे बड़ी बात है, जैसा कि नाम से क्लियर है, ट्रांस और जीन, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन को लाके दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कराना, उसके फंक्शन के बेनिफिट को लेना, ये ट्रांसजेनिक में होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो बायोसेफ्टी इशूज आते हैं। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी को अगर सीधे हम ह्यूमन कंजम्पशन की बात करें, खास करके खाद्य पदार्थों में, खाने फूड के रूप में, तो ट्रांसजेनिक्स को हम प्रिफर बिना बायोसेफ्टी इश्यूज को एड्रेस किए हुए, बिना रेगुलेटरी मैकेनिज्म को एड्रेस किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जबकि आरएनए इंटरफेरेंस की बात करें, जैसा नाम से क्लियर है, आरएनए इंटरफेरेंस, तो इसमें टारगेट की कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसजीन्स में टारगेट की प्रॉब्लम है। जो हम जीन को इंसर्ट कराते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, तो वो जो इंसर्टेड पार्ट है हमारा, जिसको बेनिफिट हम लेना चाह रहे हैं, वो नंबर ऑफ इवेंट हमको कास्ट करने पड़ते हैं, और उस इवेंट में हमको छांटना पड़ता है कि कौन सा ऐसा इवेंट है या कौन सा ऐसा लोकस ऑफ इंसर्शन है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अधिकतर हो सकता है किसी पॉइंट ए पर हम चाह रहे हो हमारा जीन इंसर्ट हो, परंतु पॉइंट बी पे, सी पे, डी पे कहीं हो जा रहा है, जो कि हमारे लिए नॉनसेंस हो जा रहा है। तो हमको जो हमारे सेंस का या हमारे बेनिफिट का जो इवेंट है उसको छांटना पड़ता है। तो ये जो कि बहुत ही कम्बरसम जॉब होता है। वहीं अगर हम आरएनए इंटरफेरेंस की बात करें तो ये प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है, लेकिन बायोसेफ्टी इशूज एज सच हमको एड्रेस करने पड़ते हैं, क्योंकि फॉरेन जीनोम इन्वॉल्व हो रहा है, फॉरेन डीएनए मटेरियल इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि उसके लिए इंडेमिक या एडेप्टेड नहीं है। तो आगे कहीं ना कहीं से किसी प्रकार के एलर्जी या किसी प्रकार का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए जो परिस्थितियां बन सकती है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। और इसमें नॉकडाउन ऑफ जीन, जो नॉकडाउन सबसे बड़ा इफेक्ट है जिसको जीनोमेट्री में इसको कल्टीवेट करते हैं, वो आरएनए इंटरफेरेंस में भी पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं जीनोम एडिटिंग की। तो जीनोम एडिटिंग को जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, एक तो रिमूव एंड रिप्लेसमेंट ऑफ जीन, पूरे जीन को या हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि नॉकडाउन कर सकते हैं या हटा सकते हैं, या सीधे उसकी एक्टिविटी को हम नलीफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रिसाइज होता है, यानी जिस प्लेस पे, जिस लोकस पे हम जीन को एडिट करना चाहेंगे, सपोज करिए किसी एक लोकस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस लोकस के वजह से ही पर्टिकुलर कोई डिजीज जो सिंड्रोम काज कर रही है वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, उस लोकस को हम नॉकडाउन अगर कर देंगे तो जब जीन की एक्टिविटी बंद हो जाएगी तो उस बीमारी या उस सिंड्रोम से हम बच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट इसका है। और इसमें 3 प्रकार के मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे इन मैकेनिज्म की। तो उन मैकेनिज्म में जो शुरू के 2 मैकेनिज्म हैं, उसमें हम बाहर का डीएनए पार्टिकल को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि इन सीटू जिस ऑर्गेनिज्म पे हम काम कर रहे हैं उसी के डीएनए मटेरियल को इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए वहां पर किसी प्रकार के रेगुलेटरी मैकेनिज्म को एड्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। अधिकतर कंट्रीज में इस चीज को स्वीकार किया गया है, इंक्लूडिंग इंडिया। जबकि जो तीसरा मैकेनिज्म है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, वहां पर आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम डिटेल में आगे बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर छोड़ते हैं इस चीज को। और टोटल कंप्लीट नॉक डाउन इज पॉसिबल इन दिस सिचुएशन। नाउ जीनोम एडिटर, जैसा कि हमने बताया कि जीनोम एडिटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। तो 4 टूल अभी तक स्टैब्लिश हो चुके हैं जिनको हमने जीनोम एडिटिंग के लिए एक एडिटर के रूप में आइडेंटिफाई किया है। इसमें सबसे पहला है मेगा न्यूक्लियस, अभी हम डिटेल चर्चा करेंगे। जिंक फिंगर न्यूक्लियजेस, जेडेफेंस इसको बोलते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर बेस्ड न्यूक्लियजेस, यानी कि टैलेंट। और जिसको क्रिस्पर cas9 सिस्टम, जो मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव एंड प्रिसाइज सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म है क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस स्टार्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। इस 4 जीनोम एडिटर्स के द्वारा ही हम जीनोम एडिटिंग को परफॉर्म कराते हैं। अब ये चारों कौन है, इनकी मैं अलग अलग चर्चा करना चाहूंगा। उससे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल, केवल बहुत ही छोटे में आपको हम बता दें, इतनी एक एक चीज को हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर हम जीनोम एडिटिंग की बात करें तो 1979 से ही जीनोम एडिटिंग की बेस या नींव इसकी पड़ गई थी।
जो डिफरेंट एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करते हुए डिफरेंट जो आपके एक्सपेरिमेंटेशन है, डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, इनको एनालाइज करते हुए 2012 में इन दोनों महिला वैज्ञानिकों ने, जिनकी हमने पहले चर्चा कर लिया है, यानी कि जेनिफर डॉडना और क्रिश्चियन सर्पेंटायर, इमैनुअल सर्पेंटायर, इन दोनों ने 2012 में इसको मूर्त रूप में करके दिखाया, एज ए पोटेंशियल टूल स्टैब्लिश किया, जिसके कारण इनको 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया। और क्रिस्पर 2015 को इसीलिए इसका गोल्डन ईयर कहा जाता है, जबकि आज की डेट में हम 2015-16 से डीएनए फ्री जीन एडिटिंग के लिए सक्षम हो गए हैं। डीएनए फ्री का मतलब है फॉरेन डीएनए, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए वी आर एबल टू मैनिपुलेट or edit or correct the genetic defects inside the living organism. लिविंग जो जीवित प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी के अंदर ही हम जीन के डिफेक्ट को दूर करने के लिए सक्षम हो चुके हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब इसमें आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि 4 प्रकार के जीनोम एडिटर होते हैं, जीन एडिटर होते हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काटते हैं। चारों की हमने चर्चा पहले ही कर दिया था। ये 4 के चारों जो आपके जीनोम एडिटर हैं, चाहे मेगा न्यूक्लियस की बात करें, जिंक फिंगर की बात करें, टैलेंट की बात करें, या क्रिस्पर कास9 की बात करें, सब के सब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कट लगा रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड को एक साथ काट रहे हैं। इसमें जो शुरू वाले 3 हैं, ये तीनों प्रोटीन बेस्ड हैं। इनकी हम एक एक दो स्लाइड में आगे आपको चर्चा करना चाहेंगे, जिससे कि क्लैरिटी आ जाए। इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार जीनोम एडिटिंग लोग सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। मैं इतनी सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि एक एक चीज आप कंप्लीटली समझ पाएंगे कि जीनोम एडिटिंग टूल है क्या और क्या यूज है। जब एक बार कट लग जाता है, तो जैसा शुरू में बताया था कि इसमें नॉन होमोलॉगस इंड ज्वाइनिंग सिस्टम से या फिर होमोलॉगी डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम से इन दोनों को हम सीधे फिक्स कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। और इसी फिनोमेना के बीच में, कि कटिंग से ज्वाइनिंग के बीच में हम जिस तरीके के एडिटिंग या मैनिपुलेशन चाहते हैं, वो यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अब जैसा कि हमने बताया था कि मैं एक एक की जो जीनोम एडिटर हैं चारों, उनकी बहुत ही थोड़े में चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले मेगा न्यूक्लियस हैं। मेगा न्यूक्लियस वर द फर्स्ट क्लास ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियस। ये सबसे पहले, सबसे पुराना जो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जहां पर वर्ड आता है, तो न्यूक्लियस का मतलब हुआ द प्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर एबल टू कट द डीएनए, टू कट द न्यूक्लिक एसिड, यानी कि दीज आर द एंजाइम्स। It means these are the protein molecules which are having potentiality to cut the DNA molecule, न्यूक्लिक एसिड। तो मेगा जैसा कि बड़ा है, 165 एमिनो एसिड का ग्रुप मेगा न्यूक्लियस में होता है, जो कि आपको डीएनए को काटने की क्षमता रखता है, यानी कि दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल। सी हियर, मेगा न्यूक्लियस है पूरा, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटने की क्षमता रखता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करने का प्रयास किया है। मेगा न्यूक्लियस आर इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस मैंने बताया आपको कि कटिंग मॉलिक्यूल, कटिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर हैविंग द पोटेंशियलिटी टू कट द डीएनए मॉलिक्यूल, उनको हम इंडोन्यूक्लियस कहते हैं, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज रिकॉग्निशन साइट। जो आपका मेगा न्यूक्लियस है, इनका जो रिकॉग्निशन साइट है, जिसके आधार पर रिकॉग्नाइज करते हैं, वो बहुत ही बड़ा होता है, करीब 12 से 40 बेस पेयर का, यानी कि लंबा रिकॉग्निशन साइट है। इसको रिकॉग्नाइज करके, और बेस्ट नोन मैकेनिकल प्रोटीन जो अभी तक हैं, वो लार्जली जैक्ट फैमिली के हैं। इनमें 3 का हमने एग्जाम्पल दिया है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जबकि आज के समय में इसको हम इफेक्टिवली जीनोम एडिटिंग के लिए कटिंग मॉलिक्यूल के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं। इसकी जो मेरिट है, लो सेल टॉक्सिसिटी, जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्ग जीने मॉलिक्यूल है, मुश्किल से रेयरली आपके 12 से 40 बेस पेयर के फाइंड करके काट पाता है। यानी कि इसमें जो आपका जीनोम है, उसमें बहुत ही कम साइट्स हैं जहां पर ये काट सकता है। इसलिए जो सेल की डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, वो मिनिमम रहते हैं। दिस इज द मेरिट। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिमेरिट, these are able to tolerate minor variation in its recognition site and these are cost and time effective। ये महंगे हैं और काफी समय लगता है, काफी कंबरसम जॉब है मेगा न्यूक्लियस बनाने के लिए। लेकिन इससे बेहतर टेक्नोलॉजी, इससे एडवांस टेक्नोलॉजी बाद में जिंक फिंगर न्यूक्लियस है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसको किम एटल ने 1996 में दिया था। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जिंक मींस दे इन्वॉल्व द जिंक आयन विद फिंगर्स, वेरियस फिंगर्स ऑफ इम्यूनो एसिड। ये प्रोटीन के फिंगर्स होते हैं, और न्यूक्लियस इसमें है बिकॉज द फंक्शन इज सेम। इसमें 2 डोमेन होते हैं, एक बाइंडिंग डोमेन और एक कटिंग डोमेन। आगे हमने आगे स्लाइड में लिया है, दोनों क्लेरिफाई किया है, वो फिगर से ज्यादा आप समझ जाएंगे।
तो इनकी मेरिट ये है कि रैपिड डिसरप्शन और इंटीग्रेशन इनटू एनी जीनोमिक लोकाई, ये रिडंडेंट जीनोमिक लोकस इसमें फाइंड कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ जीन नॉकआउट विच इज द मेजर you can say as objective of the genome editing। एंड इफ डीमेरिट की बात करें, ऑफ टारगेट बहुत से होते हैं, वही जिससे हमने बताया कि ट्रांसजीन्स में ऐसा होता है कि अधिकतर ऑफ टारगेट होते हैं, जो हमारे टारगेट ऑफ मेरिट होते हैं उनको हमको आइसोलेट करना पड़ता है, छांटना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर वो दिक्कत भी आती है जिंक फिंगर में। इसको थोड़ा आगे स्लाइड में मैंने इसको बहुत ही क्लियर करना चाहा है, आप भी इसको समझ सकेंगे। ये आप देखें, ये फिंगर है, दीज आर दी जिंक फिंगर 1, जिंक फिंगर 2, जिंक फिंगर 3, दीज आर दी प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये सभी प्रोटीन है। यहाँ पर भी देखिए हमने 1 2 3 4 5 का लिया, 4 का एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें 3 जिंक फिंगर हैं, दिस इज कॉल्ड एज फिंगर एंड दीज फिंगर आर ट्रिपलेट बेस्ड। ये जो इनकी क्षमता है बाइंड करने की, वो ट्रिपलेट के साथ जो 3 आपके नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, इनके कोडॉन होता है, तो उसको ट्रिपलेट को बाइंड करने के लिए, उससे बाइंड करने के लिए पोटेंशियल रखते हैं। तो एक फिंगर ट्रिपलेट को, दूसरा फिंगर दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा तीसरा, ये कि 9 आपके जो न्यूक्लिक एसिड हैं उनको 3 जिंक फिंगर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बाइंड किया जा सकता है। 3 एक स्टैंड पर, 3 दूसरे स्टैंड पर। और इनका जैसा कि मैंने बताया कि 2 डोमेन होते हैं, एक होता है बाइंडिंग डोमेन, दिस इज द बाइंडिंग डोमेन, आप देख रहे होंगे इस फिगर में ये बाइंडिंग डोमेन है। और दूसरा होता है कटिंग डोमेन और डीएनए क्लीविंग डोमेन, यहाँ लिखा हुआ है डीएनए क्लीविंग डोमेन एंड दीज आर द बाइंडिंग डोमेन। तो डीएनए क्लीविंग डोमेन के रूप में फॉक1 प्रोटीन होता है, अगेन दिस इज द प्रोटीन। और ये दोनों प्रोटीन ये मिल करके यहाँ पे कट को काट करते हैं, यहाँ पे क्लीव कर देते हैं, क्लीवेज यहाँ पे पैदा होता है। जैसा यहाँ स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये जिंक आयन इज इन सेंटर और ये आपकी फिंगर्स है, तो इसीलिए इसको जिंक फिंगर कहा गया। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि दीज आर दी फिंगर बेस्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर आइडेंटिफायर ऑफ ट्रिपलेट। वन फिंगर इज आइडेंटिफायर ऑफ triplet, one triplet means 3 nucleotides, and these are equipped with FOC1 protein which is having the capacity to cut the or to make the cleavage at the specific locus in the double stranded DNA molecule। तो ये आपका जिंक फिंगर टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि सिंपल भाषा में आप समझ सके होंगे। और तीसरा है टैलेंट। टैलेंट और जिंक फिंगर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल इतना सा डिफरेंस है कि जिंक फिंगर में जैसा हमने बताया था कि इसमें फिंगर्स होते हैं, जो फिंगर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ। तो जिंक फिंगर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके साथ बाइंड करने के लिए, दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बाइंडिंग डोमेन। इन द सेम वे ये अगर हम टैलेंट की बात करें तो डिस्कवर्ड इन ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया, ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया से इसको लिया गया है। बाइंड टू प्रोमोटर सीक्वेंसेस ऑफ जीन्स, अधिकतर ये स्पेसिफिक बाइंडिंग टू डीएनए इज बेस्ड ऑन 34 एमिनो एसिड रिपीट मोटिफ्स। ये 34 एमिनो एसिड मोटिफ्स ये जो आप देख रहे हैं, ये आपकी बाइंडिंग जो साइट है, दीज आर 34 रिपीट मोटिव, ये 34 रिपीट मोटिव हैं। तो इसमें से जो 12 नंबर और 13 नंबर का जो आपका रिपीट मोटिव होता है, दीज आर क्रूशियल फॉर बाइंडिंग साइट, फॉर कंफर्मिंग द बाइंडिंग साइट इन द डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल। इसमें थोड़ा सा हमने और आपको क्लेरिफाई किया है इस स्लाइड में। आप देखेंगे ये कंप्लीट मैकेनिज्म, कंप्लीट टूल ऑफ टैलेंट यू कैन से। वहां पर आप देख रहे थे कि एक फिंगर वाज रिस्पॉन्डिंग विद द ट्रिपलेट, हियर यू कैन सी वन टैलेंट इज रिस्पॉन्डिंग विद वन न्यूक्लिक एसिड। हियर आप देख रहे होंगे वहां ट्रिपलेट के लिए एक फिंगर रिस्पॉन्सिबल थी, यहाँ पर एक आपका जो इंजी है एक के साथ, एक आपका जो दीज आर अगेन द प्रोटीन मॉलिक्यूल, दीज आर अगेन दी प्रोटीन मॉलिक्यूल, नथिंग एल्स, ये प्रोटीन है और कुछ नहीं। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को आप देख रहे होंगे, एक एमिनो एसिड, एक आपके न्यूक्लिक एसिड से, यानी कि यू कैन से फ्रॉम वन नाइट्रोजनस बेस वन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मेक बाइंडिंग। और 12वें आपके और 13वें में जैसा कि हम पिछले में बताया था कि 12 और 13 जो बाइंडिंग डोमेन है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है इन द केस ऑफ दिस न्यूक्लियेज टैलिन न्यूक्लियेजेज। So 12 and 3rd in this here it is clear perhaps okay। तो 12 और 3rd में जो मॉलिक्यूल होते हैं, these are crucial for binding the DNA molecule or identifying the DNA molecule। Now अब हम बात करते हैं
क्रिस्पर कैस9 की। क्रिस्पर कैस9 में इसमें हमने फिगर बना के थोड़ा इजी करने का प्रयास किया है। व्हाट आर क्रिस्पर कैस9? जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन शुरू बताया है कि क्रिस्पर में कुछ स्पेसिफिक आप देखेंगे कि क्रिस्पर की शुरुआत कैसे हुई, स्टार्टिंग कैसे हुई। इसको जो खोजा गया है क्रिस्पर की, जो आइडेंटिफाई किया गया है, या कह सकते हैं कि आपके वैज्ञानिकों ने जो चुराया है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को, मैकेनिज्म को, वो बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम जो बैक्टीरिया का होता है उससे लिया गया है, या उससे चुराई गई टेक्नोलॉजी है फ्रॉम द बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म। हमने ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाई है। ये सेल वॉल है, बाहर आप देख रहे होंगे, दीज आर दी बैक्टीरिया। ये आपका बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरियल वॉल को आप देखिए इन्वेड कर रहा है बैक्टीरियोफाज, मीन्स वायरस। द वायरस विच इन्फेक्ट और विच इन्वेड द बैक्टीरिया फॉर पैथोजेनिसिटी, दीज आर नोन एज बैक्टीरियोफाजेस। तो बैक्टीरियोफाज करता क्या है, सिंपली सेल वॉल से अटैच होकर के और अपने डीएनए को इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है बैक्टीरिया के अंदर। आप देख रहे होंगे ये अपना डीएनए मॉलिक्यूल को इस बैक्टीरियोफाज ने इंजेक्ट कर दिया है। और जो वायरल डीएनए है, दिस इज द वायरल डीएनए। तो वायरल डीएनए में ये प्रोटोस्पेसर एक स्पेसिफिक रीजन होता है, प्रोटोस्पेसर रीजन, और दिस इज एडजेसेंट विद द पाम। दिस इज पाम रीजन। फुल फॉर्म ऑफ पाम रीजन इज प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ। ये सिंपल मोटिफ होते हैं, स्मॉल मोटिफ होते हैं, जो कि प्रोटोस्पेसर रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ वायरसेस से जुड़े रहते हैं। इसी को आपका ये बैक्टीरियल जो जीनोम होता है वो आइडेंटिफाई करता है। बैक्टीरियल जो आपका वायरल डीएनए है, इसके पास में अपना कोई भी रिप्लिकेशन मैकेनिज्म नहीं होता है। ये बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट होकर के रिप्लिकेट करता है। तो ये सीधे पाम रीजन सहित ये प्रोटोस्पेसर रीजन सीधे आकर के बैक्टीरिया में इंसर्ट हो जाता है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज स्पेसर। यहां तक प्रोटो स्पेसर था, यहां तक प्रोटो स्पेसर था। और जब यहां पहुंचा है, ये आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम है सर्किल फॉर्म में। दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल। इस बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल में आकर के प्रोटो स्पेसर जब अपने आप को फिक्स कर लिया, देन इट विल बी कॉल्ड एज स्पेसर। दीज आर द स्पेसर। आप देख रहे होंगे डिफरेंट स्पेसर्स हैं, एंड these all spacers have been taken from different species of or different bacteriophages। अलग अलग बैक्टीरियोफाजेस जो इन्फेक्शन किया है, उनके द्वारा स्पेसर रीजन को बैक्टीरिया जीनोम ने एडाप्ट कर लिया है। और ये जो आप ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाया है देख रहे होंगे, दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज रिपीट रीजन। दीज आर द सिंपल रिपीटेड पैलिंड्रोमिक डीएनए। जैसा कि नाम में ही क्लियर है, ये रिपीटेड पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक मीन्स the, the sequence, the group of sequences which can be read in same way if you are reading from the 5 prime to 3 prime in different strand। ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम गया है। ये आपका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। तो 5 प्राइम से जब 3 प्राइम करके हम गए तो देखिए GAATTC हमने पढ़ा है, और इधर जब दूसरे स्टैंड में 5 प्राइम इधर आ जाएगा, तो अब जब 5 प्राइम से 3 प्राइम हम पढ़ेंगे तो फिर से GAATTC आ जा रहा है। यानी इन बोथ साइड वी आर रीडिंग इन द सेम वे, एंड दिस टाइप ऑफ sequences are known as palindromic DNA sequences। Then these are the palindrome and these are being repeated। ये सेम है, ये सेम रीजन है, ये सेम रीजन है। And between these two palindromic repeats, spacer genes are fixed, are conserved. These spacer regions are conserved, which are the part and parcel of viral DNA। यानी कि आपको जो रिपीट्स हैं, these are the bacterial DNA, लेकिन जो आपके स्पेसर्स हैं, these are the वायरल DNA। तो वायरल डीएनए इस तरह के आके आपको इन्फेक्ट कर दिया है, यहाँ पे आप कंजर्व कर लिया अपने आप को बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल में। अब जब कभी भी ये वायरस, ये बैक्टीरियोफाज फिर से आपको इन्फेक्ट करना चाहेगा, तो आप देखिए जैसे इतना डीएनए मॉलिक्यूल डालेगा, तो वैसे तुरंत बैक्टीरियल जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये हरकत में आएगा नहीं कि इट विल स्टार्ट टू बी ट्रांसक्राइब्ड। ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो कितने प्रकार के आरएनए बनेगा, एक तो जो रिपीट्स हैं इसके आरएनए बनेंगे, इसके आरएनए यहाँ पे आगे लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस लूप लाइक स्ट्रक्चर हैव बीन ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और ये जो देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज द 20 बेस पेयर्स लॉन्ग, एंड दीज आर द स्पेसर सीक्वेंसेस।
स्पेशल सीक्वेंसेस ने ट्रांसक्राइब करके यहाँ पर स्पेशल आरएनए बनाया है, जिसकी अधिकतर जो लेंथ होती है 20 न्यूक्लियोटाइड होती है। और जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो केवल यही इतना रीजन ट्रांसक्राइब नहीं होगा, जो आगे बैक्टीरियल जीनोम है ये भी आपका ट्रांसक्रिप्शन इनमें भी होगा। तो थोड़ा सा पार्ट इसका भी यहाँ पे इसके साथ में एडजेसेंट फॉर्म लगा रहता है, दैट इज नोन एज द ट्रेसर आरएनए, बिकॉज इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ट्रेसेस ऑफ द in traces amount from the other part of the bacteria, other bacterial genome, bacterial DNA you can say। तो ये जो complete assembly बन गई, that including spacer RNA and this repeat RNA and this tracer RNA, this complete is known as the guide RNA। ये guide RNA कहा जाता है, क्यों? Because after conjugation of this complete assembly with Cas9 protein, this red structure is Cas9 protein. When this guide RNA is being conjugated with the this Cas9 protein, the complete assembly is ready to proofread the this viral DNA material। अब ये पूरा वायरल डीएनए पास जाएगा, यहाँ से घूमना शुरू करेगा, पढ़ना शुरू करेगा, आइडेंटिफाई करना शुरू करेगा। और जहां पे पाम प्रोटीन दिखेगी तो पाम एंड दिस कंप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ दिस स्पेशल रीजन। स्पेशल रीजन क्या था? स्पेशल रीजन सिंपली इसका डीएनए का कंप्लीमेंट्री पार्ट था। तो जहां अपना कंप्लीमेंटेशन देखेगा वहीं पर ये आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करके जो काफ9 प्रोटीन है ये क्या करेगी, ये पाम रीजन से डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर देगी। जहां पर पाम है आपका, यानी कि प्रोटो स्पेसर एडजेसेंट मोटिफ, इस जगह से ये इसको कट कर देगा। और देखिए डबल स्टैंडर्ड कट यहाँ पे रिजल्ट के रूप में मिला है। ये बहुत ही सिंपल फिनोमेना है, बहुत ही फ्रिक्वेंट है। यहाँ पर दो प्रकार का आपको कैस प्रोटीन दिखा रहा हूं मैं। ये Cas9 इज प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल टू कट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड Cas13 इज रिस्पॉन्सिबल टू कट द single stranded RNA molecule। Here you can see the for clarification that what is guide RNA? Guide RNA simply CRISPR RNA, tracer RNA with conjugation with the repeat region, इसको कहा जाता है आपको गाइड आरएनए। और गाइड आरएनए जब Cas9 प्रोटीन के साथ मिल जाता है तो कंप्लीट क्रिस्पर असेंबली तैयार हो जाती है, रेडी टू कट द डीएनए मटेरियल ऑफ टारगेट डीएनए मटेरियल यू कैन से एज। ये हमने केवल सिंपली वही चीजें रिपीटेड है, थोड़ा मोर क्लैरिफिकेशन के लिए डाला गया है, ये दिखाने के लिए कि सबसे पहले आप देखेंगे Cas9 न्यूक्लियस जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हमने Cas9 न्यूक्लियस में से प्रोटीन मॉलिक्यूल विच हैव द पोटेंशियलिटी टू कट द न्यूक्लिक एसिड। तो Cas9 या Cas9 बोलिए जो न्यूक्लियस हैं, दीज आर डीएनए क्लीवेज, दीज आर पोटेंशियल टूल फॉर डीएनए क्लीवेज एंड डीएनए क्लीवेज के लिए दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल पहले बता चुका हूं मैं। और ट्रेसर आरएनए के बारे में बता दिया कि जब ट्रेसर आरएनए और क्रिस्पर आरएनए ये दोनों मिल जाते हैं तो गाइड आरएनए बनाते हैं, दिस इज गाइड आरएनए। और अधिकतर स्पेशल रीजन जो 20 न्यूक्लियोटाइड का होता है वो चीज को रिपीट किया गया है, आरएनए गाइडेड बाय दिस कंप्लीट असेंबली। और इसी के गाइडेंस में जो फंक्शनल पार्ट होता है वो आपका Cas9 प्रोटीन होता है, जो काज को काज करता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पाम रीजन जो है, यानी कि प्रोटो स्पेसर एडजेसेंट मोटिफ, ये हमेशा जो आपका टारगेट स्ट्रैंड है उसके अपोजिट स्ट्रैंड में होता है। ये बहुत समझने वाली चीज है कि जो आपका टारगेट स्ट्रैंड है, यानी कि जिसको आइडेंटिफाई कर रहा है आपका जो गाइड आरएनए है, उस स्ट्रैंड पे पाम रीजन नहीं होता है, उसके अपोजिट स्ट्रैंड पे पाम रीजन होता है। और कट इसीलिए दोनों स्ट्रैंड को एक साथ करता है। अगर उसी रीजन पे रहता तो एक स्ट्रैंड को काटता है, दूसरे रीजन पे रहता है इसलिए दोनों स्ट्रैंड को एक साथ कट क्रिएट करता है। इसलिए इस स्लाइड को हमने डाला है, ये केमिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस तरीके से आप देख रहे होंगे। इसमें एक चीज स्पेसिफिक है, वो क्लेरिफिकेशन के लिए इस स्लाइड को डाला मैंने, कि आप देख रहे हो जो 20 न्यूक्लियोसाइड का स्पेशल रीजन होता है, इसमें करीब 8 से 10 जो न्यूक्लियोटाइड हैं, इसमें कई बार मिसमैच भी टॉलरेट कर सकता है ये मैकेनिज्म, लेकिन 15 से 20 रीजन में किसी प्रकार का मिसमैच को टॉलरेट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर कोई मिसमैच हो जाता है तो डीएनए कटिंग नहीं होगी। यहाँ पर अगर कोई मिसमैच होता है, इट विल टॉलरेट एंड द रिजल्टेंट विल बी डबल स्टैंडर्ड कट इन द टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल। इसको डिटेल समझाने के लिए इस स्लाइड को डाला था मैंने। और अब आगे आप देखिए, ये कंप्लीट उसी का फिगरेटिव फॉर्म है। दिस इज द क्रिस्पर मैकेनिज्म। You can see there's this part, it means insertion of the protospacer region which has been identified by the palm region, इसको
आप देखेंगे कि यहाँ से वायरल बैक्टीरियल डीएनए में इसको इंसर्ट होने को कहा जाता है एडेप्टेशन। इस आधार पे बैक्टीरिया एडेप्ट करता है और एडेप्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शनल पार्ट, यानी कि टारगेटिंग। यहाँ एडेप्ट किया इसने, यानी कि प्रोटो स्पेशल रीजन को आइडेंटिफाई करके अपने बैक्टीरियल जीनोम में, डीएनए मॉलिक्यूल में इंसर्ट करके इसको अडॉप्ट कर लिया। अब ये इसके लिए पोटेंशियल बैक्टीरिया हो गया है कि अगला इन्फेक्शन होगा उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और इम्यूनिटी काज करेगा, इम्यून सिस्टम को कंप्लीट करेगा। यानी कि बैक्टीरियल वायरल डीएनए जब भी आएगा उसको आइडेंटिफाई करके कट क्रिएट कर देगा। This is the complete CRISPR mechanism which is being performed inside the bacterial cell against bacteriophages. तो अब जीनोम एडिटिंग या क्रिस्पर का की कुछ लिमिटेशंस हैं। अब यही बताकर कि इसको हम छोड़ देंगे, जिससे कि आगे की बातों को हम दूसरे पार्ट में आप देखने के लिए हमारा दूसरा पार्ट देखिएगा। यहाँ पर आप अब रुकते हैं हम। तो जीनोम एडिटिंग क्रिस्पर का की कुछ लिमिटेशन है। मेन लिमिटेशन जो इसकी है वो जैसे मैंने शुरू में बताया, लिमिटेड बाय पाम मोटिफ। देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ पाम मोटिफ, अदरवाइज the without palm motif the cutting site cannot be identified by Cas9। तो Cas9 को आपको टारगेटिंग के लिए स्पेसिफिक साइट को बताने के लिए यहां से कटिंग करना है, पाम मोटिव का आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। दीज आर द लिमिटेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। आर टारगेट टॉलरेंस टू Cas9 टू mismatch in the RNA guided sequences, this is the another limitation, and depended on mismatch location, length, composition, and difficult to predict। always prediction is difficult that mismatch is happening or not। अगर ज्यादा मिसमैच हो गया, शुरू में बताया हमने कि लास्ट के अगर 15 से 20 या 10 से 20 जो आपके स्पेसर के न्यूक्लियोटाइड हैं, अगर उसमें कहीं मिसमैच हुआ तो ये इसको कटिंग नहीं करेगा, क्लीवेज नहीं करेगा। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी फॉर क्रिस्पर कास, एंड वी हैव टू टॉक नंबर ऑफ थिंग्स। अभी हम क्रिस्पर कास टेक्नोलॉजी के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। अभी बहुत ही रिसेंटली 2 वैरायटीज रिलीज की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कहते हुए कि ये विश्व की पहली जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से रिलीज वैरायटी, इन सब की हम चर्चा आगे करेंगे और आप इसको आगे देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि हिंदी में सरल भाषा में जीनोम एडिटिंग टूल और टेक्निक्स को आप सभी को समझा सकूं। धन्यवाद।